रिव्यू मीटिंग के लिए, उस मीटिंग का क्या नतीजा निकालें? देखिए, मेरा गुलबर्गा आने का मकसद ये था, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल सिचुएशन कैसे है, यहाँ पर फ़िरका वाराना हम आहंगी है या कहीं डिस्टर्बेंस हुए हैं, और यहाँ की पुलिस जो है कल का दिन कुछ कम्युनल क्लैशेस हुए, तुम्हारी तैयारी क्या है, तुम कम्युनल हार्मनी किस तरह मेंटेन कर सकते हो। और उसके साथ में परसों आनंद में कुछ गड़बड़ हुई थी, उसका भी माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन होने के नाते मुझे जायज़ा लेना था। आज डिप्टी कमिश्नर भी मेरे सामने बैठे हुए थे, मीटिंग को बुलाया था, और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी भी थे, डीसी भी आए थे, एडिशनल डीसी थे, और यहाँ के 3 इम्पॉर्टेंट डीवाईएसपी जो हैं, आनंद के डीवाईएसपी के साथ भी वो भी हाजिर थे। तो पहला मैंने आनंद के बारे में जायज़ा लिया, इंसिडेंट कैसा हुआ और किस तरह पुलिस जो है वहाँ जो प्रॉब्लम जो होने वाले थे उस पर कैसे काबू पाया, और अब हालात कैसे हैं, और कितने लोगों को तुमने अरेस्ट किया, उनकी क्या हालत है, कितने केसेस रजिस्टर हुए, सारा उनका मैंने रिव्यू लिया उनसे, क्योंकि तो माइनॉरिटी कमीशन का ये फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल अमन है, अभी थोड़े लोग रिहा हुए हैं और थोड़े लोग रिहा होने वाले हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में छोटे 1 or 2 हिस्ट्री इंसिडेंट छोड़ने के बाद ऐसा कभी मेजर क्लैश पिछले बहुत सालों से नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन के बाद में ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट कम्युनल क्लैशेस गुलबर्गा में नहीं, लोग जो है अमन के साथ ही छोटे मोटे इंसिडेंट्स। मैं जो है ये तमाम चीज़ों को मालूम करने के बाद में पुलिस को जो है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं जो है कम्युनल हार्मनी। तो आप रिव्यू मीटिंग के लिए, उस मीटिंग का क्या नतीजा निकालें? देखिए, मेरा गुलबर्गा आने का मकसद ये था, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कम्युनल सिचुएशन कैसे है, यहाँ पर फ़िरका वाराना हम आहंगी है या कहीं डिस्टर्बेंस हुए हैं, और यहाँ की पुलिस जो है कल का दिन कुछ कम्युनल क्लैशेस हुए, तुम्हारी तैयारी क्या है, तुम कम्युनल हार्मनी किस तरह मेंटेन कर सकते हो। और उसके साथ में परसों आनंद में कुछ गड़बड़ हुई थी, उसका भी माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन होने के नाते मुझे जायज़ा लेना था। आज डिप्टी कमिश्नर भी मेरे सामने बैठे हुए थे, मीटिंग को बुलाया था, और तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के एसपी भी थे, डीसी भी आए थे, एडिशनल डीसी थे, और यहाँ के 3 इम्पॉर्टेंट डीवाईएसपी जो हैं, आनंद के डीवाईएसपी के साथ भी वो भी हाजिर थे। तो पहला मैंने आनंद के बारे में जायज़ा लिया, इंसिडेंट कैसा हुआ और किस तरह पुलिस जो है वहाँ जो प्रॉब्लम जो होने वाले थे उस पर कैसे काबू पाया, और अब हालात कैसे हैं, और कितने लोगों को तुमने अरेस्ट किया, उनकी क्या हालत है, कितने केसेस रजिस्टर हुए, सारा उनका मैंने रिव्यू लिया उनसे, क्योंकि तो माइनॉरिटी कमीशन का ये फ़र्ज़ बनता है। तो इसलिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल अमन है, अभी थोड़े लोग रिहा हुए हैं और थोड़े लोग रिहा होने वाले हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में छोटे 1 or 2 हिस्ट्री इंसिडेंट छोड़ने के बाद ऐसा कभी मेजर क्लैश पिछले बहुत सालों से नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन के बाद में ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंट कम्युनल क्लैशेस गुलबर्गा में नहीं, लोग जो है अमन के साथ ही छोटे मोटे इंसिडेंट्स। मैं जो है ये तमाम चीज़ों को मालूम करने के बाद में पुलिस को जो है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं जो है कम्युनल हार्मनी
का अवार्ड मुझे मिला है, वो भी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होने के बाद में उर्दू न्यूज़ टेलीकास्ट होने के बाद मैं जिस तरह वहाँ पे कम्युनल हार्मोनी मेंटेन किया हूँ, इन लोगों को बताना चाहता हूँ इस तरीके से मेंटेन करना होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सारे स्टेप्स इनको बता दिया और उनको एक इम्पॉर्टेंट बात कहा हूँ कि जो है समाज खतरे में है, हालात ठीक नहीं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के मज़हब पर कीचड़ उछाला जा रहा है, इससे मुल्क को खतरा है। तो इस मुल्क की हिफाजत जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, 40-50 साल की एक्सपीरियंस है मुझे। मैं एक पुलिस ऑफिसर रहा 30 साल, 17 सालों से मैंने सियासतदान हूँ, मैं 6 साल MLC रहा, अलग अलग इदारों में काम किया हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे अवाम की फ़िक्र है, ज़ात और धर्म के नाम पर लोगों को तकसीम करना नहीं चाहता मैं। तो उनको भी कहा कि तुम जो है इस मुल्क को अगर कोई बचा सकते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर ही बचा सकते हैं। हमारे सरहदों की हिफाजत हमारी आर्मी करती है और ये हमारा इंटरनल जो है सिक्योरिटी का काम तुमको करना है। अगर तुम्हारे पास कहीं क्या कहते हैं नेग्लिजेंस हुआ तुम्हारे तरफ से, तो जो उसके जिम्मेदार तुम हो। सरकार तो पनिश करती है वो बात और, मगर तुमको भगवान भी पनिश कर देता है। ये मुल्क का की हिफाजत का काम तुमको करना है बोल के मैं अबाउट 100 एग्जाम्पल्स दे दिया। आज 1.5 घंटे की मेरी नॉन स्टॉप स्पीच रही। DC भी मेरे साथ में थे, SP भी थे, पूरे पुलिस ऑफिसर्स थे। मैंने तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को भी वहाँ बुलाया था, कोविड का भी जायज़ा लिया मैंने, और आपके डिप्टी डायरेक्टर PU बोर्ड वालों को भी बुलाया था, DDPI को भी बुलाया था। इन सारों के साथ बैठ के जो है मैंने उनको जो काम करना है वो एक नसीहत मैंने किया। सर, अभी जिस तरह से अलग का मामला हुआ है, धारा 144 लगाई गई थी, नेता और मंत्री दोनों वहां मौजूद थे, 165 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोगों को गिरफ्तारी हुई है, उसमें कई बच्चे थे, महिलाएं उसके अंदर मौजूद थी। देखो, उसके बारे में भी मैंने सवाल किया हूँ DC और SP से। उन्होंने कहा कि जो है एक दिन पहले से हमारी कार्रवाई थी, वहाँ सिर्फ एक मोहल्ले के लोग वहाँ जमा हुए, पत्थरबाजी की, उनके फेंके हुए पत्थर जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी यहाँ की MP की कार पर भी पड़े। ये इन्होंने जो है हाथों में, अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सर, सवाल ये नहीं ज़रा सुनो, वो जो है उन लोगों को जो है कानून के तरीके से जो सेक्शन लगाना था अब लगाए। मैंने उनसे एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है, इंसिडेंट कैसे हुआ, वहाँ की हकीकत क्या है, कौन कौन आए, कब आए, किस वक्त पर आए, और इन लोगों की तरफ से ज़्यादती क्या हुई, सारे मामले की जांच करके ये एक रिपोर्ट मैंने मांगा। वो रिपोर्ट मिलने के बाद में जो है हम सरकार को क्या लिखना है, क्या करना है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ ज़्यादती हुई है, कहाँ कानून का उल्लंघन हुआ है, ये सारे चीज़ों को रिपोर्ट से मालूम करने के बाद में एक एडवाइजरी हम गवर्नमेंट को लिख सकते हैं। हाल में सवाल ये उठाए जा रहे हैं, जब विधायकों को, नेताओं को पता था, मंत्रियों को पता था धारा 144 लगाई गई है, ऐसी स्थिति बन सकती है, तो प्रोसेशन क्यों निकाला गया, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई अभी तक? देखिए, रिपोर्ट आने के बाद बात करेंगे। रिपोर्ट लिखते हैं ना। में एक माइनॉरिटी का लीडर हिजाब के बारे में बात करें तो टून मार्टिन ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके ऊपर केस होता है, गिरफ्तारी होती है। यहीं पे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को बोल के प्रोसेशन निकलता है, किसी के ऊपर केस नहीं बनता। तो ऐसा लगता है कि BJP और माइनॉरिटी का खाली माइनॉरिटीज़ के ऊपर टारगेट करके
कानून भी उस तरह से काम कर रहा है। इसीलिए मैंने हमारे पुलिस ऑफिसर्स को ये बताया है कि कंट्रोल रूम जैसा है आपका, इसी तरह और एक कंट्रोल रूम बनाओ, उसमें हर न्यूज़ को तुम वॉच करना होगा, हर मैसेज को वॉच करना होगा। अगर ऐसी हरकत किसी से हो गई, कोई उकसाया गया, कोई ऐसे स्टेटमेंट दिया जिससे जो है दोनों कौम के दरमियान वायलेंस हो सकता है, जान और माल को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे स्टेटमेंट देने वालों को तुम जो है ये मिनट भी वेस्ट करे बगैर उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, कौन सी भी जात का आदमी हो। और मैंने ये भी कहा हूँ कि अगर आदमी दिल्ली में बैठ के भी अगर कोई प्रोवोकेटिव भाषण किया, तुम गुलबर्गा में केस रजिस्टर करो। कैसे रजिस्टर करना? वो स्टेटमेंट आया टीवी में जो है यहाँ सुनाई दिया, जिससे अमन में ख़तरा हुआ, वो अफेंस आसिफ जो है यहाँ पे करे जैसा, वो जुर्म यहाँ हुए जैसा, इस तरीके से करके तुम केस रजिस्टर करो। तुम्हारी पुलिस टीम को कोई राउडी अगर उसके तरफ से कोई ज़्यादती हुई तो तुम बिहार भेज करके उसको पकड़ा सकते हो, बॉम्बे को भेज के पकड़ा सकते हो, दिल्ली से पकड़ा सकते हो। इसी तरह उन लोगों को भी पकड़ाओ। मालूम होना कि कर्नाटक में भी पुलिस जो है बहुत इफेक्टिव है, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। और मैंने कहा कि समाज को तुम दो हिस्सों में तकसीम करो, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन, एक लॉ वायलेटिंग सिटीजन। जिससे लॉ वायलेट होती है, कानून का उल्लंघन होता है, कितना भी बड़ा हो वो, उसको जो है आप उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। दो ही चीज़ है दुनिया में, आपको बता देता हूँ। ये जो है इंसान जो भी काम कर रहा है, ये बेसिस क्या है? लव एंड अफेक्शन। दूसरा जो है डर। अगर कोई जुर्म करना चाहता है तो उसे इस जुर्म के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको सज़ा मिलेगी, तो क्या है वो जुर्म नहीं करेगा। 1-2% करेंगे, 98% नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, घर में माँ का डर होता है, गलती कम करते हैं। उसके बाद में जो है स्कूल जाते हैं तो टीचर का डर होता है। उसके बाद में जब कोई कारोबार करना शुरू करते हैं तो पुलिस का डर होता है, कोर्ट का डर होता है। आखिर चलते चलते हमको खुदा का डर होता है। इस बेसिस के ऊपर जो है आज दुनिया चल रही है, डर। इसके साथ साथ तुम लव एंड अफेक्शन भी पैदा करो, प्यार मोहब्बत पैदा करो। तुम तुम्हारे बीवी बच्चों को इसलिए पालते हैं क्योंकि उनके ऊपर लव एंड अफेक्शन है। तुम खाना नहीं खाते, रात के 12 बज जाते हैं, कोई बुलाता है, आओ भाई होटल जाएंगे, डिनर खाएंगे, आप नहीं जाते। छोटी सी रोटी अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना चाहते, क्यों? तुम्हारे दिल में मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है। एक तरफ डर होना चाहिए, एक तरफ लव एंड अफेक्शन। ये दो ही चीज़ें जो है सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने कहा पुलिस वालों को जो है, तुमको अल्लाह ने एक स्पेशल क्रिएशन बना के पैदा किया है, याद रख लो। तुम्हारा धर्म जो है खाकी है, तुम्हारी प्रायोरिटी जो है ह्यूमैनिटी। तुम जो है मज़हब के नाम पर, ज़बान के नाम पर लोगों को तकसीम मत करो, सबको एक साथ देखो। जब भी हमारे मुल्क की हिफाजत हो सकती है। अगर तुम अच्छा काम करेंगे तो आपको जो है अल्लाह वो या भगवान, जो भी नाम से पुकारे हैं आप, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुमको अच्छे बच्चे पैदा होंगे, आपकी बेटियों को अच्छे शौहर मिलेंगे, अच्छे दामाद मिलेंगे। मैंने हिंदुस्तान की मजहबी फ़िलासफ़ी भी उनको समझा दिया और हर आदमी के साथ जो है इक्वालिटी, अच्छा सलूक करने के लिए भी बताया। और ये भी मालूम हुआ कि जो है अजीम जैसे एक अच्छे इंसान भी हैं और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और मुझे उम्मीद है कि जो है काम इसी तरह लिया जाएगा, क्योंकि किसी को, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप पूछो जाके कितने साल सर्विस हुई, 30 साल हो गई। किसी को आज के ज़माने में 25 साल की सर्विस मिल रही है। या हमारी किस्मत में क्या लिखा मालूम नहीं,
अल्लाह का फजल करम में 47 ईयर से मैं काम करता आ रहा हूँ। पुलिस में रहा, MLC रहा, बड़े 3 इलेक्शन लड़ा, लोकसभा इलेक्शन लड़ा, मैं सेनेट मेंबर रहा, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मेंबर रहा, हज कमेटी का 2 टर्म मेंबर रहा। उसके साथ साथ मैं बताना नहीं चाहता, मुझे अवाम और कौम की फिक्र है। और नंबर 2, मैं ऑनेस्ट ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कोई ये नहीं बता सकता अजीम साहब हमारे से रुश्वत की। मैंने यहाँ तक कि मेरा बर्थडे भी नहीं मनाता। मैं इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने आज पुलिस वालों को बोला, अगर कम्युनल क्लैशेस वहाँ पर नहीं होना है, अमन होना है, मैंने SP को बोला तुम ऑनेस्ट ऑफिसरों को डालो। करप्ट ऑफिसरों को डालेंगे तो उनके तरफ से वहाँ पे कानून का उल्लंघन होगा। वह भाईचारा, अमन और भाईचारे की वो क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा क्या है, सियासतदानों भी अगर कोई ऑनेस्ट है तो समझो कि तुम्हारी खिदमत हो सकती है। तुम सारे बीमारी जिस्म में रख के तुम जा बोल नहीं सकते ये काम करो। तुम्हारा बैकग्राउंड सुनने के बाद में तुम जब फ़ोन करते हो, जो लोग हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैं पहले उनको पेशेंट हियरिंग देता हूँ। वो पूरा मैटर समझने के बाद में मैं कंसर्न ऑफिसर को बात करता हूँ, चाहे जॉब का मामला हो या प्रमोशन का मामला हो, कॉलेज में सीट का मामला हो, किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी की लिस्ट KPSC से न बाहर निकली, पेंडिंग हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, फीस कम करवाना है, ऐसा कोई काम नहीं मेरे से नहीं हो सकता बोल के, नो वर्ड इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम देखें नहीं। हम इस तरह से जो है अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ ना कुछ खिदमत कर रहे हैं। तो आज मेरा मिशन यह है कि मैं स्पेशली पुलिस ऑफिसर से बात करना है, क्योंकि वही जो है भाई और अमन चारगी का काम कर सकते हैं। स्पेशली हमारी कौम के लिए अमन की ज़रूरत है। और हमारे भाइयों से मैं ये भी दरख्वास्त की है कि तुम कभी इमोशनल फैसले मत लिया करो जिससे हमको नुकसान है। हर चीज़ का हल है। 2 मिनट के अंदर तुम इमोशन में आ गए, नुकसान होने वाला है। ये मैं तजुर्बे की बात कह रहा हूँ। प्यार मोहब्बत से काम करेंगे। यहाँ पे तुम कुछ कह दिए, 100% लोगों को नुकसान होता है। अगर सब्र और इस्तिक़लाल से काम अगर होने का है तो 10-15% हो ही जाता है। तुम जो है 90% लोगों की बात कर सकते हो। बहुत समझदारी से हमें काम करना है। आपकी विजिट होगी क्या सर आलंद को नहीं, मैं आलंद को जो है आज लोगों को यहाँ बुलाया, वो आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने मेरा सब्जेक्ट पूरा आलंद के ऊपर ही रहा, क्योंकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है। वहाँ के इंस्पेक्टर को भी बुलाया था मैं, DSP भी आ गए थे, ESP भी आ गए थे, DC आ गए थे। अब जायज़ा उनसे ही लेना है, मालूमात करना है। माइनॉरिटीज़ में नाराज़गी इसी चलते हुए है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ माइनॉरिटीज़ को टारगेट करते हैं, उनको कानून सिखा रहा है। बाकी मंत्री विधायक लोग थे, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहाँ प्रोसेशन निकाला गया, जबकि सबको पता था धारा 144 लगाई गई है 5 दिन पहले से। देखिए रिपोर्ट आने तो क्या है, देखिए सर वहीं अल्पसंख्यकों में माइनॉरिटीज़ में एक सख्त नाराज़गी है कोर्ट के, जिस तरह से हिजाब का फैसला आया है उसको लेकर नाराज़गी है। सर देखिए, आपको मालूम नहीं, राइट फ्रॉम बिगिनिंग मैं हिजाब के मामले पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। माइनॉरिटी कमीशन का काम क्या है? टू प्रमोट कम्युनल हार्मनी, टू प्रोटेक्ट दी माइनॉरिटीज, टू प्रोटेक्ट दी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस। जैसा आपको खबर है, मैंने पहला काम क्या वहाँ के प्रिंसिपल से बात किया, नंबर 1। उसके बाद में वहाँ के MLA से बात किया, रघुवती भट्ट से। नंबर 3 PU बोर्ड के डिप्टी सेक्रेटरी से बात किया, पुलिस ऑफिसर से बात किया, DDPA से बात किया।
उन्होंने मेरे 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 लेटर पर मैं बात करने के बाद इमीडिएट मीटिंग बुलाया। तो उनका कहना यह था कि लोग जो है बच्चे, एक 5 बच्चे पहले से हिजाब में आ रहे थे, उनको रोका नहीं गया। उसके बाद में ऑल ऑफ सडन और 5-6 लड़कियां पहनने कर आए। ये तादाद देखने के बाद में क्या अब तक क्यों पहनने को नहीं, आज क्यों पहनने कर आए, इस तरह का तहकीकात स्टार्ट हुए। आखिर में क्या हुआ, मैं उनको कहा कि जो मैटर यहीं पर रोक दो, क्योंकि हमने 2-3 इंसिडेंट सुने ही पहले, बिहार और असम इधर उधर देखे। ये मामला बढ़ते बढ़ते कम्युनल डिस्टर्बेंस में कन्वर्ट ना हो। तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा, नहीं साहब हमने डिसाइड कर लिया है, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, 4 लोगों को कोविड आया था, क्वारंटाइन 25 तारीख तक बंद है, क्वारंटाइन किया गया है, सील किया गया हमारे घर। हमें नेक्स्ट डे जो है छोड़ देंगे। हम एक गवर्नमेंट को डायरेक्शन लिखी, क्या हम इनको यूनिफॉर्म के ऊपर इंसिस्ट कर सकते हैं ना, उनकी एक एडवाइजरी हम पूछें सर, ये नो आने दो। उसके अंदर क्या हो गया, ये जाके हाई कोर्ट में केस डाल दिया। अब वहाँ से उसके बाद में स्टेटमेंट शुरू हुए इनके, ये हुए वहाँ के लोग भी अडामेंट बन गए। मामला कहाँ तक पहुँचा है, इंटरनेशनल लेवल तक चले गए। उडुपी का मामला इंटरनेशनल लेवल तक चले गए। अब इंटरनेशनल लेवल के बाद जाने के बाद में आपको मालूम है उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हो रही। इंसान को जब जिद आती है तो बहुत सारे इंसान सुसाइड करते हैं। कौन सुसाइड करने वाला, जिसमें जिद आ गई वो अपनी जान को भी केयर नहीं करता। इसी तरह इससे अलग अलग मसले पैदा हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी कोई मसला दरपेश होता है, मेहरबानी से जज्बात में मत आओ, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये छोटा मामला, आज मैं पुलिस वालों को और भी एक बात कहा, अगर उस जगह मैं पुलिस ऑफिसर होता, उडुपी का मामला उडुपी में ख़त्म हो जाता था। वहाँ पुलिस जो है इस मसले को हल करने के लिए आर्ट चाहिए सर। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर जो है ये आर्ट है, ये प्रोसीजर से तुम्हें कर्म नहीं कर सकते, सीआरपी से कर्म नहीं कर सकते। लोगों को प्यार मोहब्बत से बात करके उनके पेरेंट्स को बुलाए, बात कर लेंगे यार, बात देखेंगे, मैं बात करता हूँ, फिर एक और एक मीटिंग रखेंगे, करेंगे, तुम्हारी लड़कियों को आने वास्ते बोलोगे, ये हम पुलिस में काम करेंगे इस तरीके से। तो पाबंदी लगाई गई है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम माइनॉरिटी महिलाओं की शिक्षा पर इसका असर होगा? सर मैं एक बात क्या बोल रहा हूँ, देखिए नंबर 1 कोर्ट की रूलिंग आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा आपने खटखटाया है। अब ये रूलिंग आने के बाद में ये हमारी ज़मीन का कानून बन गया, इसको इसकी रेस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात मैंने क्या कहा, हमारे बच्चियों में आज़ादी के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज़ादी के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया जब पैदा हुई उसके बाद में पहली बार जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों में तालीम का एक जज्बा पैदा हुआ है। मामूली से मामूली गरीब अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहता है, मामूली से मामूली एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला अपनी बच्ची को IAS बनाना चाहता है, IPS बनाना चाहता है। हम खुद जो है एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत हैं, कितने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बच्चे जो है IAS करें, KSPS पास करें। जब ये चीज़ है, ये मूवमेंट है, तो इस तरह जो है हम अगर बच्चों को रोक देंगे तो उनकी तालीम ख़त्म हो जाती है। कितने लड़कियां कर्नाटक में, हमारे 4 लड़कियां डिवाइस पे हो गए सर, ये CPs प्रेजेंट बेंगलुरु में, इंस्पेक्टर ओहदे में आ रहे हैं, पुलिस में आ रहे हैं। अभी थोड़ा हिम्मत से काम करना है। हम इनकी साजिश है बल्कि बोलने की बजाय हमारे बच्चों को इनकरेज करेंगे।
सर, एक गंभीर समस्या हिजाब को लेकर चल रही है, जो प्रदेश शिक्षा मंत्री का कहना है जो भी महिला छात्राएं हिजाब के लिए परीक्षा छोड़ी हैं उन्हें दोबारा परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, इसके बारे में ये मैं बोलना नहीं चाहता। जो लड़कियां हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसका आनंद करते हुए हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वेट करेंगे। ये सिर्फ क्लासरूम का मामला है सर, कॉलेज के अंदर तो जाने का मौका दिया है आपको। आप हिजाब पहनकर जो है घर से बाहर निकल सकते हैं, आप मार्केट को जा सकते हैं, हॉस्पिटल को जा सकते हैं। नहीं सर, जब एग्जाम चल रहे थे नहीं, मैं बोलता सुनो, प्रदर्शन के तौर पर एग्जाम को छोड़ दिया था। नहीं बराबर के लिए तो लोगों को दोबारा मौका नहीं आप जो है जिस कॉलेज के जो है जो हिजाब पहनकर, ये मैटर जो पीयूसी का है, अब वो अगर कॉलेज को चले गए, क्लासरूम से बाहर ड्रेस निकाले, उसके बाद क्लासरूम के अंदर गए, फिर बाहर आके पहन ले सकते हैं। अगर ऐसे हमको 2-3 इंसिडेंट मिल गए, एज ए चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन आई विल रिकमेंड द गवर्नमेंट, जो है इनोसेंट लोग हैं, किसी के बहकाव में आ गए हैं, छोटे बच्चे हैं, कमसिन बच्चे हैं, टीनएजर्स हैं, अभी उनमें मैच्योरिटी तो नहीं आई। पीयूसी में 16-17 साल की उम्र होती है, 19-20 तक टीनएजर्स ही रहते हैं। तो हम लिखेंगे सर गिव वन मोर परमिशन, तुम इधर वायलेट भी कर रही हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर भी वायलेट कर रही हैं, री एग्ज़ाम को अपना परमिशन दे बोलो, तो ये जो है वो भी सोचते हैं हम कहाँ तक जस्टिस कर रहे हैं। आई विल अश्योर यू इट इज़ ए वेरी सिंपल थिंग। अगर जो है क्लासरूम के अंदर चले गए, ऐसे 4-5 एग्जाम्पल मिले, तो मैं लिखूंगा गवर्नमेंट को, आई विल मीट द चीफ मिनिस्टर, आई विल रिक्वेस्ट सर, ये इनोसेंट लोग हैं सर, किसी के बहकाव में करके अभी जा रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद देख लेंगे, प्लीज अलाउ देम सर, गिव देम वन मोर चांस फॉर एग्जाम्पल। या कर सकते हैं। इधर तुम जिद भी कर रहे हैं, इधर एग्जाम को परमिशन दे बोलो तो कैसा हो सकता है सर? गिव एंड टेक पॉलिसी रहना क्या है? बड़ा सवाल है हमारी बच्चियों की तालीम का। ये एक लड़की को तालीम देना 100 घर वालों को तालीम याफ्ता बनाने के बराबर है। सर, मैं बोलना नहीं चाहता, लड़कियों में, औरतों में जो ताकत है मर्दों के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है। वो अल्लाह ने वो ताकत दे रखी है। हमारा घर का एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाते हैं सर? बच्चों को कौन पैदा करते हैं, बच्चों को कौन पालते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने वाले कौन, बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने वाले कौन, उनका घर बसाने वाले कौन? माँ का फ़र्ज़ कहाँ से शुरू होता है? माँ बाप पैदा करने से लेकर जब तक किसी और औरत को शादी करके उसकी हमरा नहीं करती, तब तक ये फ़र्ज़ निभाती है। तो आप बताओ मुझे, मर्दों की ताकत ज़्यादा है या औरतों की ताकत ज़्यादा है? 5 घंटे नींद नहीं करते सर। इसीलिए अगर हमारी बेटी, अगर हमारी बहन तालीम याफ्ता बन गई, एक मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो इस तरीक़े से जो है उनकी तालीम में कोई तरह की रुकावट नहीं आना चाहिए। हम जो है जज्बात में आके फैसले लेना चाहिए। जाने दो स्कूल को, बाद देखा जाएगा क्या होता है। सर, कई सारे स्कीम्स माइनॉरिटी के रुक गए हैं, हॉल्ट हो गए हैं, कोविड के चलते सरकार के पास बजट नहीं है, ऐसा हो रहा है। लेकिन पेट्रोल के दाम, जो तेल के दाम, सब दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कीम्स अभी? देखो सर, माइनॉरिटीज़ का बजट जो है ये बार 1400 करोड़ दिया गया है। इसका ये रीज़न है कि पिछले 2 सालों से हमारे पास कोविड आया, सब रजिस्ट्रार्स बंद हो गए, सब रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो गए ना सर, टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ। जैसा आपकी इनकम बढ़ती है वैसा उतना ही एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। तो ये रीज़न की वजह से हमारा बजट कम हुआ है। हमने
एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन जो है मैं सीएम से खुद मिला हूँ और हमारा प्रपोजल मैंने उनके सामने रखा। फॉरेन स्कॉलरशिप जो स्टॉप हो गई वो स्कीम जो है फिर से उसे जिंदा करना है, क्योंकि हमारे बच्चे जब बाहर जाकर आते हैं तो एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल इंप्रेशन पैदा कर सकते हैं, प्लेसमेंट मिल सकता है, उनको अच्छे जॉब्स मिल सकते हो। और हमारे पास जो शादी भाग्य स्कीम थी उसको भी हम जिंदा करने के वास्ते कहें, और हमारे पास जो शादी महलों के लिए पैसा दिया गया था वो जो 2 साल से पैसा नहीं मिला है, वन टाइम सेटलमेंट जो सरकार की तरफ से प्रॉमिस किए गए थे वो देने के लिए वो भी बात की। हम कहीं भी जो है माइनॉरिटी कमीशन जो है अब कोई कसर बाकी नहीं रखी। सरकार को जो है हर वक्त जो है हर दिन हम जो है ब्रीफिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट का जजमेंट तक भी जब भी आता है तो हम बोलेंगे सरकार को ऐसा करना है वैसा करना है। मैं तो असेंबली और काउंसिल में नहीं जा सकता, मगर यहाँ बैठकर जो है सारी चीज़ें हम उनको बता रहे हैं।